सो हेलो एवरीवन, टुडे वी विल लर्न अबाउट द मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज। हमने इससे पहले जो थ्योरीज देखी थी, हमने वो देखी थी प्री साइंटिफिक थ्योरी, उसके बाद हमने देखा कि साइंटिफिक थ्योरी, देन उसके बाद हमने देखा न्यू क्लासिकल थ्योरी। राइट नाउ वी विल सी दैट मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज क्या होती हैं और इनका रिलेवेंस कैसा है फॉर करंट एरा। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी न्यू क्लासिकल थ्योरी आई थी वो कब आई थी, आपका 1930 से 1950 के बीच में, जहाँ पे हमने ह्यूमंस की इमोशंस को, उसके ह्यूमंस को हमने वैल्यूज़ देना स्टार्ट की थी, जहाँ पे हमने हॉथरन इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि कैसे जब सुपरवाइज़र के अंदर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो उनका प्रोडक्टिविटी कैसे हाई हो जाती है, कि कैसे जब हमें कोई अटेंशन देता है तो वी विल डू मोर बेटर वर्क। सो उसके बाद 1950 के बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पे आ गया। जैसे हम PLC की गाइडलाइन देखते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, तो उसमें सबसे पहला फेज़ होता है इंट्रोडक्शन फेज़, देन ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड द डिक्लाइन। सेम थिंग हैपन हेयर दैट वी विल सी कि इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, न्यू क्लासिकल तक आ गए थे, बट उसके बाद क्या हुआ कि हमने देखा कि मॉडर्न एरा आया, क्योंकि वहाँ से क्या हुआ कि हम लोग एवरीवन इज जस्ट लाइक, सबको उस समय आज़ादी मिल गई थी, सब ने अपने लेवल पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि कैसे इंडस्ट्रीज़ अब बहुत रैपिडली डेवलप हो रही हैं, ठीक है। तो वहाँ से मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी के स्टार्ट होती है, जिसका स्टार्टिंग टाइमिंग है 1950 के बाद, जब हमारा बोल सकते हैं कि जो हमारे 5 ईयर्स प्लान्स आए थे 1951 में फॉर इंडिया के लिए 5 ईयर प्लान्स बने थे कि कैसे हम अपने आप को अब ग्रो कर सकते हैं, टू जस्ट इनहेंस आर लेवल एज पर ग्लोबल। सो उसी टाइम 1950 के अंदर मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी का विकास होता है या डेवलप होती हैं। इसमें यह बताया क्योंकि उस समय इसके डेवलप होने के पीछे इन्होंने ये रीजंस बताए। सबसे पहले था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपकी इंडस्ट्री इतनी जल्दी बढ़ रही थी कि अब उन्हें लगा कि हमें अब एक मेजर रिफॉर्म की ज़रूरत है। सेकेंड, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। थर्ड इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अब नई नई यूज़ होने लग गई थी। देन कस्टमर, चेंजिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। आपके जो कस्टमर थे अब उनको हैबिट हो चुकी थी मशीनरी प्रोडक्ट्स की। पहले हम लोग ट्रेडिशनली चीज़ें यूज़ करते थे, बट आफ्टर दिस हमें लगा कि अब चीज़ों को हम और अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मशीन्स। नाउ इंक्रीज कंपटीशन बढ़ने लग गया एंड द डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा डायनेमिक हो गया क्योंकि उस समय ग्लोबलाइजेशन आ गया था। ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारा जो बिजनेस था उसे मैक्रो एंड द माइक्रो एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एंड द आउटर, बोथ इम्पैक्ट करने लग गए। तो तब हमें ये सब लगा कि अब हमें कुछ और नया करना पड़ेगा, जैसे कि हम अपने आप को सस्टेन कर पाएँ, राइट। उसके बाद इन्होंने बताया बट द सेम टाइम लिमिटेशंस भी। जो हमारी पहली थ्योरीज की थी उसमें क्या था, क्लासिकल थ्योरीज के अंदर हमने बोला कि हमारे हमें फोकस होना चाहिए फैमिली पे, स्ट्रक्चर पे, हमें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी पे ध्यान होना चाहिए। बिहेवियरल थ्योरीज बोली कि नहीं, हमें सिर्फ ह्यूमंस बिहेवियर्स को देखना है, हमें मोटिवेशन पे ध्यान देखना है, हमें ग्रुप डायनेमिक्स पे वर्क करना है। बट इन जो थ्योरीज थी, जो इससे पास्ट की थ्योरीज थी, इन्होंने सिर्फ एक साइड ऑफ पिक्चर को ध्यान दिया, बट जो दूसरा साइड था उसको ये लोग नेगलेक्ट कर रहे थे। और वहीं से स्टार्ट और ज़रूरत पड़ती है, हमें बोलते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो सेम थिंग हैपन हियर कि हमें लगा कि अब हमें कुछ ऐसा लाना पड़ेगा कि जो इंडस्ट्रीज़ को एक मेजर बूस्ट दे, ठीक है। वहाँ से एक चीज़ आती कि इन्होंने बिलीव किया कि देयर इज़ नो सिंगल बेस्ट वे टू मैनेज एवरी ऑर्गेनाइजेशन। आप यदि कोई बोलो कि दिस थ्योरी इज़ पर्टिकुलरली सूटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ नॉट अ राइट, बिकॉज इतना ज़्यादा डायनेमिक एनवायरनमेंट है कि आपको इट्स ए मल्टीपल थ्योरी यूज़ करनी पड़ेगी अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। सो मैनेजमेंट डिपेंडेंस ऑन द सिचुएशन, आपकी सिचुएशन क्या है, आप करंट एरा में क्या वर्क कर रहे हो, आप इन फ्यूचर क्या वर्क करोगे, टोटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सो यहाँ पे इन्होंने की फीचर्स बताया कि मेजर इनको फोकस करना था ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को इफेक्टिवली इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। सेकेंड थिंग, यहाँ पे इनको कंसीडर करना था पीपल और स्ट्रक्चर को, दोनों को, ठीक है। थर्ड इज़ फ्लेक्सिबल एंड द एडाप्टिव अप्रोच। इनकी जो अप्रोच थी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और एडाप्टिव थी। ये एम्फेसिस करता था डिसीजन मेकिंग पे, सिस्टम पे एंड द स्ट्रेटजीज पे। फिफ्थ वन इज द बेस्ड ऑन द रिसर्च डेटा एंड द रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। सो द थिंग हियर इज, सिंपल वर्ड्स में यदि हम लोग समझे तो जो मॉडर्न मैनेजमेंट की थ्योरी आई वो बहुत प्रैक्टिकल थी,
उन्हें लगा कि जितना जल्दी इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, हम लोग जितना जल्दी अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग अपनी थ्योरीज को डेवलप करना पड़ेगा जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट हो, सुटेबल और फ्लेक्सिबल हो। सेकेंड थिंग, हम सिचुएशन बेस्ड वर्क करेंगे। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कर ले रहे हैं बिना सिर और बिना पैर के कुछ भी अप्लाई कर रहे हो, दिस इज़ नॉट फिजिबल। ओके, उन्होंने बताया मैनेजर्स को हमेशा एक राइट अप्रोच चूज़ करनी चाहिए जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफेक्ट सूट हो। ठीक, इन्होंने बोला कि कोई आपको एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करके यदि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करना चाह रहे हो, सो दिस इज़ योर फॉल्ट। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करके रन नहीं कर सकते। द रीज़न इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशंस एंड मैनेज अकॉर्डिंगली। आपको सबसे पहले उस इन्वायरमेंट को समझना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल आज मैं करंट सिचुएशन में अपना ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही हूँ, मे भी बहुत सारे हो सकता है मेरे को यूक्रेन वॉर से कुछ अफेक्ट हो सकता है अभी जितने ज़्यादा स्ट्राइक्स हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके कारण मेरे स्टूडेंट्स उनका गवर्नमेंट जॉब से या फिर स्टडी से बिलीव ही उठ जाए, मेरी डेफिनेटली टारगेट मार्केट ख़त्म हो जाएगी। सो उन्होंने बोला मैनेजर को देखना पड़ेगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन किस एनवायरनमेंट में वर्क कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी थ्योरीज डेवलप करनी पड़ेगी। सो यहाँ से स्टार्ट होती है मैनेजमेंट थ्योरीज। सबसे पहले हम इसको समझेंगे तो मैनेजमेंट थ्योरी इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर साइंटिफिक मैथड, टेक्नोलॉजी एंड द सिस्टमैटिक थिंकिंग। आप बोल सकते हो दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल पास्ट थ्री थ्योरीज, प्री साइंटिफिक, साइंटिफिक, न्यो क्लासिकल। ठीक है, सो यहाँ पे इन्होंने बोला कि क्योंकि हमें ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम यदि हम सोचें कि हम एक थ्योरी उठा लें और उससे यदि सॉल्व कर ले, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू वर्क ऑन ऑल एस्पेक्ट्स। आप एक सिंगल पिक्चर को देख के बोल रहे हो कि नहीं दिस इज़ द ओनली वन वे कि हम अपना ऑर्गेनाइजेशन रन कर सकते हैं, दिस इज़ नॉट अ फीजिबल। ठीक, तो इन्होंने ये बताया कि देखिए अब ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, सी दिस इज़ योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे आपके फंक्शंस आ गए, कैसे आप प्लान करोगे, कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करोगे, कैसे लीड करोगे और कैसे कंट्रोल करोगे। देन इन्होंने बताया कि हम इंटीग्रेट करेंगे मेथड्स, टेक्नोलॉजी और सिस्टमेटिक थिंकिंग और इन्वायरमेंट एनालिसिस को, राइट। बट ऑन द सेम टाइम आपका इन्वायरमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन रन कहाँ पे कर रहा है, इन्वायरमेंट के अंदर। सो कौन कौन से आपके फैक्टर्स हो गए, इकोनॉमिक कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल मनी सप्लाई रुक जाती है इंडिया में, हमें लोन नहीं मिल रहा है, टैक्सेशन हाई हो जाते हैं, गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आपका मॉनेटरी रेट बढ़ा देती है, CRR बढ़ गया, SLR बढ़ गया, डेफिनेटली लोन्स हाई हो जाएंगे, आप नहीं रन कर सकते अपना। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, AI आ रहा है, मेटावर्स आ रहा है, आई एम नॉट प्रोफिशिएंट इन द टेक्नोलॉजी, आई कांट रन माई बिजनेस। सोशल ट्रेंड्स, मार्केट में क्या चल रहा है, हम क्या बना रहे हैं, बोथ आर डिफरेंट, नहीं टिकेंगे हम। पॉलिटिकल फैक्टर्स, पहले वाली पार्टी थी वो सपोर्ट कर रही थी इंडस्ट्रीज़ को, जो करंट आई उनको नहीं चाहिए, वो गवर्नमेंट पे, वो पब्लिक सेक्टर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आपका मार्केट बंद हो जाएगा। लीगल रेगुलेशंस, पहले लिबरल था, आइए 59 सेकेंड के अंदर हम आपको लोन देंगे, मुद्रा लोन जो आया था उसके अंदर क्या था, क्या 59 सेकेंड के अंदर हम आपको लोन इशू करेंगे, आप अपना ऑर्गेनाइजेशन या आप अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। हम लिबर्टी को हटा देते हैं, प्रॉपर 1-2 दिन की लाइन लगाइए, डॉक्यूमेंटेशन करिए, फिर हम सोचेंगे, आपका मार्केट कोलैप्स हो जाएगा। सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ उसके साथ आपका ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल लेवल पे क्या चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, दोनों मैच नहीं हो रहा, डेफिनेटली वी आर आउट ऑफ द मार्केट। कॉम्पिटिशन, मेरा कॉम्पिटिटर मुझसे बेस्ट कर रहा है, मैं डेफिनेटली मार्केट से बाहर हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 10 घंटे पढ़ रही हूँ तो 15 घंटे पढ़ रही हूँ तो मार्केट में रहोगी, मेरा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। मेरा प्रोडक्शन 500 यूनिट्स है, उसका 1500, ह्यूज डिफरेंस। कस्टमर, if my target audience and my target customer is not appropriate, I will be not in the market, because marketing का बहुत simple concept है, customer is the king. If your king is not happy, you are out of the market. So you have to think about that कि आपका king खुश होना चाहिए। ठीक है, सप्लायर्स, प्रॉपर सप्लाई नहीं है चीज़ों की, आप कुछ नहीं कर सकते। एंड नेचुरल इन्वायरमेंट, डिजास्टर्स, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपन। सो ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। अब आप यहाँ पे देखिए कि मेरे पास इनपुट है 5 चीज़ें, मेरे पास पीपल है, मटेरियल है, मनी, इन्फॉर्मेशन, द टेक्नोलॉजी। मैं इन सब को इस ऑर्गेनाइजेशन में लगा रही हूँ, देन व्हाट आई गेट, गुड सर्विस, रिजल्ट, वैल्यू क्रिएशन, द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ऑल दीज थिंग्स। सो इन्होंने क्या बताया कि ये आइडिया क्या होता है कि मॉडर्न मैनेजमेंट इज़ नॉट ए वन बेस्ट वे। आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ एक अच्छा तरीका है, बट इट अडॉप्ट्स टू सिचुएशन एंड द एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट और सिचुएशन दोनों को अडॉप्ट करता है
और इंश्योर करता है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी को, क्योंकि हम यहाँ पे सारी थ्योरीज का कंक्लूजन लेके इन फ्यूचर उसको अप्लाई करेंगे कि जहाँ पे हम हर एक एस्पेक्ट को कंसीडर करके चलेंगे। पहले की तरह नहीं कि हमने एक एस्पेक्ट कंसीडर किया बाकी सब छोड़ दिया। ओके, these are the features of the modern management theory. Scientific decision making. Why scientific? Because here managers are think about on the basis of the data, your information, your static, your mathematical models and the research. हम कुछ भी आंख बंद करके डिसीजन नहीं ले रहे हैं। हमारे पास्ट ट्रेंड क्या थे, फ्यूचर फोरकास्टिंग क्या होगी, ऑन द बेसिस ऑफ माई पास्ट डेटा एंड द व्हाट विल हैपन, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ ऑल दिस थिंग्स अ मैनेजर विल टेक अ डिसीजन। एंड वहाँ से आपका प्रॉपर जो डिसीजन लेने का तरीका है वो चेंज हो जाएगा। ओके, नाउ सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच इज व्हाट अबाउट दिस? ऑर्गेनाइजेशन व्यूड एज अ सिस्टम मेड ऑफ मैनी इंटरकनेक्टेड डिपार्टमेंट्स। बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मार्केटिंग भी होता है, HR भी होता है, ऑपरेशंस भी होता है, फाइनेंस भी होता है, सेल्स भी होती है। सो इट इज़ द इंटीग्रेशन और इट इज़ द, यू कैन से दैट, एसोसिएशन ऑफ द मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, राइट? नाउ contingency approach. What is the contingency approach? That there is a no universal management system. Why? Contingency क्या होती है कि आपको नहीं पता इन फ्यूचर क्या होगा। मैं नहीं जानती कि आज मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, कल मैं पढ़ा पाऊँगी या नहीं पढ़ा पाऊँगी, बारिश हो जाए, भूकंप आ जाए, वॉट एवर, एनीथिंग कैन बी हैपन। इट कैन बी नेचुरल डिजास्टर, इट कैन बी ह्यूमन मेड, वॉट एवर, जो हम पढ़ते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर। सो वी कैन सी देयर इज ए नो यूनिवर्सल मैनेजमेंट सिस्टम। दैट्स वाई ऑन द बेसिस ऑफ द सिचुएशन, एम्प्लॉय, टेक्नोलॉजी, कॉम्पिटिशन एंड योर इन्वायरमेंट, योर ऑर्गेनाइजेशन रन based on all these factors. Technological based management, why? Because अब आप देखो कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सब टेक-एड है। हर डिपार्टमेंट अपने आप को टेक-एड कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द AI, ERP, CRM, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑटोमेशंस, मेटावर्स, AR, VR, वॉट एवर। सबके पास अपना एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है, स्पेशल लैब है जिस पे वो वर्क कर रहे हैं, जिस पे वो रन कर रहे हैं अपने आप को, एंड दे हैव वेरी गुड प्रोडक्टिविटी। सो this is also one part. Quantitative technique, why I'm saying this? Because जब हम डिसीजन लेते हैं, डिसीजन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कि आप इमोशनल होकर कोई डिसीजन ले रहे हो। इमोशनल में क्या होता है कि हम किसी फैक्टर्स को ध्यान नहीं देखते, हम करंट सिचुएशन देखते हैं कि यार, और ऑन द बेसिस ऑफ आर इंट्यूशंस वी जस्ट थिंक कि यार ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है और ऐसा देख के मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ठीक है, मुझे जो फील हो रहा है, मैं जो एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, मैं उसके बेसिस पे डिसीजन ले रहा हूँ। सो दैट इज़ योर इमोशनल डिसीजन। बट when you think about, when you see the data, when you do research and you find that okay, on the basis of the data this result is not a significant, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं सही है या ये टेक्निक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क नहीं करेगी, we will take another alternative. So वहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे हैं हम, फोरकास्टिंग यूज कर रहे हैं, सिमुलेशन, डिसीजन ट्री एंड इन्वेंट्री मॉडल्स। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री जो मैनेजमेंट है उसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए मल्टीपल मेथड्स बताया गया है। आपका मार्जिन ऑफ स्टॉक क्यों बताया गया है? आपको पता है कि आपका प्रोडक्शन रुके ना, उससे पहले हम अपने ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल अवेलेबल रखें, ठीक है। मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी की इस लेवल पे आने पे मैं अपना नया ऑर्डर रीऑर्डर कर दूंगा। तो ये सब चीज़ें इसीलिए आई हैं कि मैं अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस कर पाऊँ, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशंस कंसिस्टेंटली मॉनिटर बिकॉज गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमिक, कॉम्पिटिशन्स, कस्टमर, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को कंसिस्टेंट मॉनिटर कर रहे हैं। यदि आप मेरी इकोनॉमिक में कुछ इकोनॉमी में कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हो, आई अप्रिशिएट यू। यदि आप कुछ नहीं कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हो, बहुत सारे आप एड्स देखते होंगे कि जहाँ पे क्या होता है कि अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ जो अनएथिकल चीज़ें हैं जस्ट लाइक उनको प्रमोट करते हैं, ठीक है। सो गवर्नमेंट क्लियरली उस पर नोटिस निकालती है या फिर जो भी उनको निकालना होता है कि लीगल इश्यूज़ निकालती है कि आप ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो। वाई? बिकॉज एवरीवन इज़ वॉचिंग यू, यू डोंट नो बट एवरीवन इज़ वॉचिंग यू। एंड अडैप्टेबिलिटी इज़ व्हाट अबाउट ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टिन्यूसली चेंज अकॉर्डिंग टू द मार्केट नीड्स। मार्केट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन की नीड चेंज होती है। अब इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है। इफ आई टॉक अबाउट द साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग, सो यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द अमेजॉन। वाई? बिकॉज
अमेज़ॉन अपने कस्टमर की नीड्स को कैसे प्रिडिक्ट कर रहा है कि आपका पास्ट ट्रेंड कैसा रहा था, पास्ट परचेजिंग हैबिट्स क्या थी, पास्ट परचेजिंग बिहेवियर का था, और ऑन द बेसिस ऑफ यूजिंग AI एंड द एनालिटिक्स दे क्रिएट नेक्स्ट। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कंटीजेंसी कि मैनेजिंग ए हॉस्पिटल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मैनेजिंग ए स्कूल। मेरे अंदर स्कूल और हॉस्पिटल यदि मैं दोनों को रन करना चाहूँ तो दोनों के रिसोर्स, दोनों का नेचर ऑफ वर्क और दोनों की रिक्वायरमेंट अलग होगी। सो वी हैव टू थिंक डिफरेंटली इन द बोथ ऑफ कंडीशन। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी बेस्ड जोमेटो। आजकल जोमेटो के अंदर एक चैटबॉट टाइप AI एजेंट टाइप आता है कि जो आपको रिकमेंड करता है कि आपके परचेज बिहेवियर के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि आप फॉर एग्जाम्पल आई लव साउथ इंडियंस, सो नेक्स्ट जो भी कुछ नया होगा मुझे आ जाएगा पॉपअप कि ठीक है दिस इज़ मैच बाय योर नीड्स, बाय योर लाइक, so you have to go with this. So this happens. Now another thing is focus on the environment. So what is the environment? You can see that change in the government policy, economic, technology or the customer behavior can impact the business also. ठीक, Netflix सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं. So you can see जो पहले का टाइम था, आज से मैं 10 साल पुरानी बात करूँ 2016, 14, 15 के आसपास DVDs बहुत चलती थी, किसी की शादी हो रही DVD वाले भैया को बुला रहे हैं, सॉन्ग्स आया, मूवीज़ आई, सबकी DVDs मार्केट में आ जाती थी. राइट नाउ नेटफ्लिक्स कैप्चर द एंटायर मार्केट. हमारे पास डिवाइस ही नहीं जो DVD एक्सेप्ट करते हो. पहले लैपटॉप के अंदर प्रॉपर एक प्लेट निकलती थी, CD ड्राइवर आता था आपके पास, आपके CPU में होता था. अभी कुछ भी नहीं है बिकॉज हमें ज़रूरत ही नहीं उस चीज़ की. ठीक है, सो दीज आर द फीचर्स. ओके, सो आपकी टेक वे की यदि बात करो तो ये बताता है कि मॉडर्न मैनेजमेंट है जो मेजरली एम्फेसाइज करता है आप साइंस पे, बिकॉज बेस्ड ऑन द एक्चुअल डेटा सिस्टम पे जो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड तरीके से वर्क कर रही है. टेक्नोलॉजी जो आपको चाहिए, environmental awareness, how your macro and the micro environment affects you, adaptability and for sustainable organization decision. ठीक, now you can see that modern management theory के major components कौन कौन से हैं. So first is organization research, जिसे हम बोलते हैं OR. It is subject of the MBA. एक proper subject है organization research, जिसमें हम लोग हर एक पर्टिकुलर टेक्निक को रीड करते हैं कि OR वर्क कैसे करता है. तो बेसिकली OR के अंदर क्या बताया जाता है कि आपके मैथमेटिक और साइंटिफिक जो मेथड्स हैं, ठीक है, आप उनको कैसे यूज़ करते हो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. मतलब इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द मैथमेटिक्स एंड योर साइंटिफिक रूल्स. ठीक है, सो आप ऑब्जेक्टिव देखो, बट इसका मेजर गोल क्या होता है कि बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करना है हमें. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, आपकी कॉस्ट को रिड्यूस करना है, प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करना है, बेटर रिसोर्स अलोकेशन देखने हैं, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी देखनी है. राइट, एप्लीकेशन की बात करूँ तो एयरलाइंस स्केड्यूलिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाई चेन, प्रोडक्शंस, प्लानिंग. सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑपरेशंस बेसिकली. सो ऑपरेशंस के अंदर आप ये सब कुछ देख लोगे. यदि मैं स्विगी की बात करूँ, सो व्हाट अबाउट द स्विगी ने डिसाइड किया है कि मुझे डिलीवरी पार्टनर शुड डिलीवर विच ऑर्डर यूजिंग ऑप्टिमम एल्गोरिथम. मैंने बताया ना कि जब तुम नेटफ्लिक्स पे या फिर किसी भी शॉपिंग वेबसाइट पे फॉर एग्जांपल आई लव टू परचेज क्लोथ्स. ठीक है, मुझे ट्रेडिशनल क्लोथ, कुर्ता पैजामा और ये सब परचेज करना पसंद है, या फिर मुझे ज्वेलरी परचेज करना पसंद है. सो मेरा एल्गो कितना रन हो रहा है उसके बेसिस पे ये लोग मुझे सजेस्ट करेंगे कि आपको नेक्स्ट क्या परचेज करना चाहिए. सेम स्विगी ये कहता है कि फॉर एग्जांपल आई लव चाइनीज़, सो नया चाइनीज डिश कहाँ आई, कौन से कैफ़े में आई, कौन सा नया कैफ़े सेटअप हुआ है. दे सजेस्ट. मैनेजमेंट साइंस, वाई मैनेजमेंट साइंस? बिकॉज मैनेजमेंट साइंस अप्लाई स्टैटिक्स, कंप्यूटर मॉडल्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स टू इम्प्रूव बेटर डिसीजंस. ठीक है, ये बताता है कि आप अपने कैसे स्टैटिक्स को, आप मैथमेटिक्स मॉडल्स को अपने मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकते हो टू इम्प्रूव योर डिसीजंस. राइट, इसमें इन्होंने बताया रिग्रेशन एनालिसिस जो हम इस टेक्स्ट में पढ़ते हैं, फोरकास्टिंग, सिमुलेशंस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड द ऑप्टिमाइजेशन मॉडल. ये सब अपने आप में एक एक चैप्टर है. यदि हम इनको एक पर्टिकुलर 1 by 1 पढ़ना स्टार्ट करें, सो दीज आर द डिटेल्ड चैप्टर. सो बेसिकली यहाँ पे आप बैंक को देख सकते हो कि यदि बैंक अपना प्रिडिक्ट करता है कि यदि मैं लोन लेने में या देने में डिफ़ॉल्ट हो जाऊँ, तो वहाँ पे अपने स्टैटिकल मॉडल्स लगाता है वो टू नो अबाउट कि क्या ऐसे, फॉर एग्जांपल जो आपकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होती हैं, या फिर आप जब कोई बैंक वो होता है कि जस्ट लाइक वो नहीं रिपे कर पा रहा है या फिर बैंक करप्ट हो रहा है, तो उसके पीछे देखा जाता है कि वो क्या मेजर रीजंस थे, तब वहाँ आपके स्टैटिकल टूल्स अप्लाई होते हैं.
ठीक है। नाउ सिस्टम थ्योरी क्या बताती है कि बिजनेस इज अ सिस्टम, बिकॉज हर चीज़ वहाँ पे प्रोसेस से चल रही है, वन बाय वन चल रही है, एक रेगुलेशन से प्रॉपर रूल के अकॉर्डिंग चल रही है, जो कि सेवरल इंटरकनेक्टेड सब सिस्टम से कनेक्टेड है। सो यहाँ पे क्या होता है कि यदि एक डिपार्टमेंट किसी कारण अफेक्ट हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट सीधा दूसरे डिपार्टमेंट में पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके HR डिपार्टमेंट प्रॉपर एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट नहीं कर पाता है तो डेफिनेटली मेरी प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज मेरे पास प्रॉपर लेबर अवेलेबल नहीं है। सो हाउ आई कैन प्रोड्यूस, ठीक। नाउ सो ये बता रहा है कि कैसे इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फीडबैक एंड एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपने रिसोर्स एंटर किया सिस्टम के अंदर, आप उससे क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ, देन हमें आउटपुट मिला, उससे फीडबैक क्या मिला, इफ़ माई प्रोडक्ट इज़ 100% ओके, इट्स ओके, नहीं है तो क्यों नहीं है, देन उसको और कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे थे, ठीक। देख लीजिए, इसमें इसने बताया कि एम्प्लॉयज़, मनी, रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी, दीज आर माई इनपुट्स जो मुझे एक प्रोडक्शन सिस्टम को रन करने के लिए चाहिए। दिस इज़ माई प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। फिनिश प्रोडक्ट्स मुझे मिलता है, देन कस्टमर मेरा उसको यूज़ करके हैप्पी या नहीं हैप्पी है, ये मैं मार्केटिंग मतलब प्री एंड पोस्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड ऑन मैं डिसीजन दूंगी। देन फीडबैक क्या मिलता है कि शुड आई इम्प्रूव और शुड आई जस्ट गो विद दिस प्रोसेस, ठीक है। सो एडवांटेज इसका क्या होगा कि आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको टीम वर्क में सपोर्ट मिलेगा, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच सकते हो। नाउ कंटिजेंसी थ्योरी क्या बताती है? कंटिजेंसी थ्योरी सिर्फ एक बात पे बिलीव करती है, देयर इज ए नो बेस्ट वे इन मैनेजमेंट स्टाइल, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मार्केट इतना या फिर इन्वायरमेंट इतना अनसर्टेन है, इतना वॉलेटाइल है कि फॉर एग्जांपल मैं सोचूं कि सिस्टमेटिक थ्योरी इज़ गुड फॉर माय ऑर्गेनाइजेशन, बट फिर मार्केट में कुछ ऐसा आता है कि जहाँ पे हम लोग ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। मतलब सेकेंड थिंग क्या है कि उसमें क्या होता है कि जब मैं सिस्टमेटिक थ्योरी की बात कर रही हूँ वो बहुत रिजिड है, बहुत स्ट्रक्चर्ड है, बट मैं अपने ह्यूमंस को, अपने एम्प्लॉयज़ को नेगलेक्ट करके मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन रन करूँ, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो आई हैव टू कंसीडर माई मोस्ट प्रीशियस एसेट्स वर्सेस द एम्प्लॉय, क्योंकि वो यदि जब तक अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे, मैं बाकी मेरे लिए रिसोर्सेज जस्ट टोटली वेस्ट। सो दैट्स वाई कह रहा है कि आप किसी एक बेस्ट तरीकों को आप किसी तरीकों को बेस्ट कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि सिचुएशंस इट कुड बी डिफर, ऑर्गेनाइजेशन could be sometime in profit, sometime in loss, employees sometime in high turnover ratio, sometime they are dissatisfied, sometime they are demotivated, motivated. Technology, new technologies comes on daily basis, and environment. So best approach क्या बोलता है कि best approach is the one that fits the situation and bring the best result. Best approach वो है कि आप किसी भी approach को यदि किसी particular situation में fit कर रहे हो और उससे यदि आपको best result मिल रहा है तो that's your बेस्ट रिसर्च, ठीक है। तो ये बता रहे दीज कंपोनेंट्स हेल्प मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन मेक साइंटिफिक, डेटा ड्रिवन, सिचुएशन बेस्ड डिसीजन टू एफिशिएंसी, ग्रोथ एंड द लॉन्ग टर्म सक्सेस, राइट। सो सी हियर, दिस इज द मेजर रीजन कि मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज क्यों फेमस हुई, ठीक है। तो सबसे पहले था कि हमारा जो बिजनेस था अब वो ग्लोबल हो चुका था, मतलब मेरा मार्केट रीच बढ़ गया, जहाँ मेरा कस्टमर पहले 1000 था आज वो 1 लाख है, 1 करोड़ है, तो डेफिनेटली मेरा मार्केट एक्सपेंड हो गया। टेक्नोलॉजी बहुत हाईली चेंज हो रही थी, रैपिडली चेंज हो रही थी। मैं पहले मैनुअल पे थी, दैन मैं थोड़ा सा इंटरनेट बेस्ड आई, अब टोटल AI बेस्ड है। सो माई प्रोडक्टिविटी विल बी इंक्रीज, माई एफिशिएंसी विल बी इंक्रीज, ना कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो गया, क्योंकि पहले मेरा कॉम्पिटिशन मेरे ही नेशन के, मेरे ही कंट्री के लोगों से था, वहीं के प्रोड्यूसर्स से था। राइट नाउ आई एम कॉम्पिटिटिंग विथ इंटरनेशनल मार्केटर्स, ठीक है। नाउ कस्टमर बिकम मोर डिमांडिंग, कस्टमर को भी अब नए नए टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइक डिसलाइक्स, फैशन, स्टाइल, ट्रेंड्स, उनके अकॉर्डिंग उनकी रिक्वायरमेंट है। सो हम यहाँ पे मास प्रोडक्शन पे नहीं, कस्टमाइजेशन पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। डेटा बिकम अवेलेबल, सब कुछ इतना ओपनली अवेलेबल है कि सब आप कहीं से कुछ भी ले सकते हो। एंड ऑप्टिमाइजेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज सब कुछ इतना इजीली अवेलेबल होने लग गया है, ठीक है। सो यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स। नाउ दीज आर द सम एडवांटेजेस। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस? जस्ट लाइक साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। व्हाई? बिकॉज डेटा आर बेस्ड ऑन साइंस, योर स्टेट्स, योर फैक्ट्स, योर इंट्यूशंस, नॉट ऑन इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड, कि मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा होगा, नहीं। दिस इज रिटन, दिस इज ऑलरेडी चेक्ड, दिस इज ऑलरेडी प्रूव्ड।
सेकंड बेटर प्लानिंग, हमने ऑलरेडी हमें पता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। थर्ड इज एफिशिएंट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, आपके पास जो 5 M's है, मनी मटेरियल मेन मशीन और मनी मटेरियल मैन मशीन और एक क्या है जो मैं भूल रही हूँ, वॉट एवर। सो आप उसको बेटर तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, यू हैव वेरी गुड कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर टीम वर्क, बिटवीन योर टीम्स, बिटवीन योर डिपार्टमेंट्स, विद इन योर एम्प्लॉयज, विद इन योर मैनेजर। सो it will enhance the productivity of the organizations. Another part is economic encourage innovations, हम नए नई चीज़ों को मार्केट में लेके आ रहे हैं, हम नई नई चीज़ों को नए नए तरीके से इम्प्रूव करके ऑर्गेनाइजेशंस में लेके आ रहे हैं। फ्लेक्सिबल, क्योंकि ऐसा नहीं है हम बहुत रिजिड नहीं है। फॉर एग्जांपल यदि वर्क फ्रॉम होम आया था, उससे पहले वर्क फ्रॉम ऑफिस चलता था, तो क्या हुआ जब कोविड आया उससे पहले सबका माइंडसेट क्या था कि ऑफिस जाके ही काम होता है। आफ्टर कोविड माइंडसेट इज टोटली चेंज, नहीं भैया घर से भी काम हो सकता है, ठीक है। सो दिस हैपेंस। सपोर्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्शंस, डेफिनेटली सबके पास आज वाईफाई है, आप कहीं बैठ के लोकल ग्लोबल नेशनल जो काम करना चाहते हो कर सकते हो, बिकॉज इतना आपका टेक्नोलॉजिकल आप अपने आप को इम्प्रूव कर चुके हो। हैव सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, बिकॉज क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे साइंटिफिक मेथड को बेस मान के चल रहे हैं, दैट्स वाई थिंग्स आर वर्किंग इन दिस वे। सो यू कैन सी दैट कि इस मैनेजमेंट थ्योरी का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हम कैसे अपने आप को मोर इफेक्टिव, एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव बना सके, ठीक है, जिससे कि हम प्रोडक्शन और अपना जो रिसोर्स है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके, ठीक है। डॉक्टर यू कैन सी सम लिमिटेशंस ऑल्सो। व्हाट लिमिटेशंस? अब हमें एक स्किल्ड मैनेजर की ज़रूरत है। ऐसे नहीं मैंने एरा गैरा नत्थु फेरा किसी को उठा के मैनेजर बना लिया। If you are a manager, you should be professionally updated. You know that what are the managerial skills, how I can deal with the just like contingencies, ठीक है, एडवर्सिटीज़। सो उन्होंने बोला कि आप जैसे मैनेजर बना रहे हो उसको पता तो होना चाहिए टेक्नोलॉजी के बारे में, उसे पता होना चाहिए मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या है, उसे पता होना चाहिए कि यदि मैं रिस्क ले रहा हूँ तो हाउ आई कैन डील विद, उसे पता होना चाहिए कि मेरा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसे वर्क करेगा। दैट्स वाई योर मैनेजर शुड बी वेरी स्किल्ड। एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, डेफिनेटली हर चीज़ आपका टेक्नोलॉजी बेस्ड है, सो पैसा तो लगना ही लगना है। सो इन्होंने बताया कि आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट यहाँ पे बढ़ जाएगी, आपका इन्वेस्टमेंट हाई हो जाएगा, बिकॉज टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा हो चुका है। हम पहले ट्रेडिशनल मेथड पे काम कर रहे थे, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था, इन्वेस्टमेंट, कॉस्टिंग, मेंटेनेंस कम था। राइट नाउ वी आर जस्ट मूविंग ऑन टेक्नोलॉजी, सो हमारा हर चीज़ इन्हांस होने लग गया है। कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत हो रही है, क्योंकि क्या होता है मैथमेटिक्स हर किसी को समझ में आए ये ज़रूरी नहीं है, बट मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड आपके ऑल द थिंग्स विच इज़ बेस्ड ऑन द एनालिटिक्स पार्ट, एप्लीकेशन पार्ट, सो वहाँ पे रिजल्ट की एक्यूरेसी 100% होती है, रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ हम उसको वैलिडिटी के साथ मिक्स कर सकते हैं। नाउ टाइम कंज्यूमिंग, डेफिनेटली आपको हर चीज़ के लिए डेटा कलेक्ट करना पड़ रहा है, देन उसको एनालाइज करना पड़ रहा है, देन उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे हो, सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड द टाइम कंज्यूमिंग थिंग। फिफ्थ वन, स्मॉल बिजनेस मे नॉट अफोर्ड द एडवांस सिस्टम। भाई इतना पैसा, इतना खर्चा, इतना टाइम भाई छोटा आदमी नहीं कर पाएगा, तो सेम छोटा एक बिजनेस भी रन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको इतना सब कुछ सेटअप करने के लिए अच्छा खासा सपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। सो इन्होंने बोला दिस इज़ नॉट फिजिबल फॉर द स्मॉल बिजनेस। सो व्हाट इज़ द वाइल मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी ऑफर्स मैनी बेनिफिट, कि हो सकता है ये बहुत अच्छे बेनिफिट्स प्रोवाइड करवा रहा है, बट इट्स सक्सेसफुल implementations depends on the resource, skill, time and the organization readiness। जब तक मेरे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई, मेरा सिस्टम इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, मैं उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी आफ्टर एम्प्लॉइंग दिस थ्योरी, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन होना चाहिए इन सब का, ठीक है। इसने बोला कंपैरिजन देखते हैं कि पुरानी थ्योरी में और इस थ्योरी में क्या डिफरेंस है। सो सबसे पहले इसने बताया फोकस, जो कि क्लासिकल थ्योरी थी वो किस पे फोकस करती थी, हमें वर्क पे फोकस करना है, हमें एफिशिएंसी पे फोकस करना है, क्योंकि वहाँ पे जो मेन फोकस था उनका ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना था। उनको ऐसा लगता था कि लोग काम ज़्यादा करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा। बट इन्होंने बोला कि भैया
अब आप थोड़ा सा लोगों के बारे में तो सोचो, आप लोगों से 16-16 घंटा काम करवा रहे हो, जिसे हम बोलते थे कि पूरा मतलब यू एक्सप्लॉयटेशंस, नहीं तो ये नहीं बोलते थे कि बधुआ मजदूर, कि हाँ कि आप एक साथ किसी को लगातार काम करवाए जा रहे हो, यदि वो काम नहीं कर पा रहा तो उसका बच्चा काम करेगा, वो नहीं कर पा रहा तो उसकी वाइफ काम करेगी। सो दीज थिंग्स आर नॉट राइट वे। आपको एक प्रॉपर ह्यूमन बिहेवियर को समझना पड़ेगा कि ह्यूमन बिहेवियर वर्क कैसे करता है, ठीक है। यदि मैं उसको 4 घंटे भी दे रहा हूँ तो 4 घंटे में कितना प्रोडक्टिव है, हो सकता है वो 4 घंटे में 8 घंटे का काम करके दे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर। ना मॉडर्न थ्योरी बोलती है कि आप इनको कॉम्बिनेशन लेके चलो, आपको इन्वायरमेंट को भी कंसिडर करना पड़ेगा और आपको ऑर्गेनाइजेशन को भी कंसिडर करना पड़ेगा। सो दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक ना। अब ये बताता है डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे इन्होंने मेजर इतना रिजिड रूल्स बना दिए, स्ट्रक्चर बना दिए कि नहीं, आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर इसी तरीके से चलना चाहिए, ये सेट ऑफ द स्ट्रक्चर, ये सेट ऑफ द रूल्स ऐसे ही वर्क होना चाहिए। इन्होंने बोला आप एम्प्लॉयज़ की नीड्स को भी ध्यान दीजिए। उसके बाद से हमारे लिए इंश्योरेंस पॉलिसी, एम्प्लॉय वेलफेयर फंड्स, हमारे लिए शाम को स्नैक्स, हाई टी, ये सब चीज़ें प्रोविज़न में आई, क्योंकि उन्हें लगा वी आर ह्यूमंस, मशीन नहीं है जो हम सिर्फ आपको काम करके देंगे। लेकिन ये बोलता है आप सिचुएशंस को ध्यान रखिए, आप डेटा को देखिए। ऐसा नहीं कि आप इन दोनों पे फोकस कर रहे हो बट डेटा कुछ और बोल रहा है। मार्केट मेरा डाउन जा रहा है, मैं सोच रही हूँ कि नहीं मैं पैसा लगाती जाती हूँ मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा। यदि आपका मार्केट आपके लिए सूटेबल नहीं है, आपकी सिचुएशन आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो आप नहीं कर सकते काम। सो यू हैव टू एनालाइज द एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट स्टाइल, इन्होंने बोला एक तरीका है, वन बेस्ट वे, क्लासिकल थ्योरी अपनाओ, ऑर्गेनाइजेशन को चलाओ। सीधा सा था कि आपने एक परफेक्ट तरीका खोजा कि मैं यदि इस थ्योरी को यहाँ पे अप्लाई करती हूँ तो डेफिनेटली मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँगी। इन्होंने बोला जब तक मैं एम्प्लॉय सेंटर पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं एम्प्लॉय के बारे में नहीं सोचूंगा, मेरा ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर पाएगा। बट इन्होंने बोला कि भैया सिचुएशन टू सिचुएशन है, आप ये नहीं कह सकते कि दिस थ्योरी इज़ ओनली वन बेस्ट वे। सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये पता चलेगा कि कौन सी थ्योरीज आपके एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफेक्ट है। टेक्नोलॉजी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं थी, यहाँ पे बहुत लिमिटेड था क्योंकि हम यहाँ पे ह्यूमंस पे ज़्यादा ध्यान कर रहे थे। यहाँ पे सब कुछ टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ही हो रहा है। एनवायरनमेंट यहाँ पे इग्नोर किया गया, हमें मतलब ही नहीं था क्योंकि हम तो ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने में लगे हुए थे। हमने यहाँ पे बहुत कम ध्यान दिया क्योंकि हमें पता था यदि मैं लाइट ज़्यादा कर रही हूँ तो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, मैं लाइट कम कर रही हूँ तो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, मतलब मेरा एनवायरनमेंट प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करता है। बट इन्होंने बोला कि आप जब तक बेस्ट एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड करवाओगे एम्प्लॉयज़ काम नहीं करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम थी यहाँ पे क्योंकि इतना रिजिड, इतना सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर था। मॉडरेट था और यहाँ पे हाई हो गया। सो यू कैन सी दैट मॉडर्न मैनेजमेंट इज द मोर कम्प्रहेंसिव एंड द डायनेमिक बिकॉज इट कंसीडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। इन्होंने बोला कि आप सिर्फ इस एस्पेक्ट को देख लो, इसको देख लो, बट ये बोले कि हम सब देख के चलेंगे। मैं हर फैक्टर्स को कंसीडर करूँगा, मैं हर फैक्टर्स को देखूंगा कि इसके होने से मेरा ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, इसके ना होने से मेरे ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देन मैं डेटा यूज़ करूँगा डिसीजंस लेने के लिए और अडॉप्ट इसको सिचुएशन के बेसिस पे अडॉप्ट करूँगा, जैसे कि मैं बेस्ट अपना प्रोडक्शन कर पाऊँ एंड जो फोकस हो इन्वायरमेंट पे। तो मेजर इनका जो फोकस था वो इन्वायरमेंट पे, ठीक है। सो आई होप this is the last slide, you understand this topic. The show is end.